आज हम बिगिन करने जा रहे हैं यस इकोनॉमिक्स क्लास 11th आईसीएसई बोर्ड। तो पहला चैप्टर है इसमें क्या, यस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स है क्या? यस आपके मन में भी आता होगा सर इकोनॉमिक्स क्या है, किस वर्ड से बना है इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इको यस मींस होम एंड नॉमोस मींस अकाउंट ऑफ, दैट मींस होम का अकाउंट या होम की स्टडी। तो घर की क्या स्टडी करते हैं? घर में तो ये पता करते हैं कि घर में खाना बन रहा है नहीं बन रहा है, पापा पैसा कमा के आते हैं, मम्मी घर में खाना बना लेती हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसकी स्टडी है? हाँ सही पहचाना, इकोनॉमिक्स इन जनरल स्टडी ऑफ सोसाइटी है, इकोनॉमी है, पीपल एज इंडिविजुअल है। यस मेरी और आपकी स्टडी है इकोनॉमिक्स। हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे हम रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, यस सक्सीड कर रहे हैं, इसी का नाम रखा गया इकोनॉमिक्स। नहीं यकीन होता है? चलो आओ इसको डिटेल में समझते हैं इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस। याद रखिएगा आपने क्लास 9-10th में यस बहुत डिटेल में पढ़ा है, हिस्ट्री सिविक्स, हाँ हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स, हाँ कुछ स्कूल्स में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स को चॉइस दी गई थी। तो आपने सोशल साइंस के रूप में ऑलरेडी क्या रखा है, यस इकोनॉमिक्स को पढ़ रखा है। तो वो क्वीन ऑफ सोशल साइंस है और इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस। क्या स्टडी करता है? यस डे टू डे के मेरे और आपके क्वेश्चंस हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, है ना। ये इनकम पे भी अप्लाई होती है, क्या करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, ये सारे क्वेश्चंस मैं और आप रोज क्या करते हैं, यस रोज स्टडी करते हैं और रोज इसके हिसाब से अपने इकोनॉमिक गेन्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, इस पर निर्णय लेते हैं। आई होप आप लोग भी ऐसा जरूर करते होंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक क्वेश्चंस की स्टडी करता है, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन सिस्टमैटिकली, यस सिस्टमैटिकली अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। यस आपका मेरा स्टडी करता है, हमारे इकोनॉमिक क्वेश्चंस को स्टडी करता है, सोसाइटी के इकोनॉमिक क्वेश्चंस को स्टडी करता है और इवन हमारी पूरी इकोनॉमी, यस हमारी पूरी इकोनॉमी के इकोनॉमिक क्वेश्चंस को स्टडी करता है। आपके लेवल के क्वेश्चन, सोसाइटी के लेवल के क्वेश्चंस और इकोनॉमी के लेवल के क्वेश्चंस को क्या करता है ये, यस सिस्टमैटिकली स्टडी करता है। हर एक का लेवल अलग है। सोसाइटी क्या करती है, सोशल वेलबींग की बात सोचती है, देखती है कि सोशल सोसाइटी में इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं है ना। जबकि इकोनॉमी लेवल पे देखेंगे तो यस देश में, यस पूरी इकोनॉमी में इनकम लेवल क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, तो हर एक लेवल का क्वेश्चन क्या होगा, अलग होगा। बट याद रखिएगा इन सब की स्टडी, यस इन सब की स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। तो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यस आइए इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ये इकोनॉमिक्स नाम का एक सब्जेक्ट हो सकता है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, स्टडी ऑफ सोसाइटी है। ये किसी के दिमाग में तो आया होगा ना, कोई तो पहला व्यक्ति होगा। यस आपने ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का नाम सुना होगा। यस एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट। यस दुनिया का पहला इकोनॉमिस्ट थे एरिस्टोटल। हाँ ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैमिली। देखा, साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैमिली एंड स्टेट। स्टेट मतलब यहां पे गवर्नमेंट है, जो क्या करती हो, यस फैमिली की भी स्टडी करती हो और पूरी गवर्नमेंट की स्टडी करती हो, साइंस एंड मैनेजमेंट करती हो, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो देखा ये मैं बात कर रहा हूं 383 बीसी की बात कर रहा हूं, बीसी की बात कर रहा हूं, याद रखिए। तो इसीलिए पहले इकोनॉमिस्ट हैं। और इको मींस होम एंड नोमोस मींस अकाउंट। यस तो बहुत बेसिक चीज है इकोनॉमिक्स, हर घर की सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ये मत सोचिए कि एक बहुत टिपिकल चीज है इकोनॉमिक्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं। हर दिन के बिहेवियर के, आपके और मेरे की स्टडी करता है यस इकोनॉमिक्स। आइए अब वेल्थ, यस कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। यस उनमें सबसे पहली हेडिंग आती है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा यस ये डेफिनेशन स्टेज वाइज है, आपको क्या करना है, यस कैसे इकोनॉमिक्स इवॉल्व हुई उसी में स्टेज में सबसे पहले इकोनॉमिक्स को वेल्थ की तरह कंसीडर किया गया। क्या? ठीक सुना, इकोनॉमिक्स को वेल्थ की स्टडी के बारे में माना गया। अब सर ये वेल्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन आपका। वेल्थ इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स दैट आर ओन्ड।
क्या मतलब आया? हाँ, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब की जो आप ओन कर रहे हो, जिनको आप ओन कर रहे हो, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसको कहते हैं वेल्थ। और प्रिसाइसली बोले, इट इज द वैल्यू ऑफ या अक्यूमुलेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। जो भी स्केर्स रिसोर्सेस हमने इकट्ठा कर लिया है, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, है ना, वो सब की वैल्यू को कहते हैं वेल्थ। तो वेल्थ की स्टडी, यस, वेल्थ की डेफिनेशन है, हाँ, और इनको देने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। क्लासिकल, हाँ, ये टर्म आपके पास आएगा वर्ड क्लासिकल, मतलब वो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की, यस, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत की। सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट हैं हमारे दुनिया में, हाँ, सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट। कुछ नाम, 2-3 नाम दूं मैं आपको। एडम स्मिथ, यस, एडम स्मिथ को तो फादर बोला गया, यस, फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना, फादर है, याद रखिएगा। दूसरा जेबी से, तीसरा जेएस मिल्स या रिकार्डो, आई थिंक ये कुछ नाम है इकोनॉमिस्ट के जो, यस, जो स्टार्टिंग फेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जब 1700 में, यस, जब ये इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो रही थी, तब इनका नाम, यस, इन्होंने इकोनॉमिक्स को स्टडी किया था। बट इन सबका मानना था कि इकोनॉमिक्स क्या करती है? वेल्थ की स्टडी करती है, इसीलिए हेडिंग दे दी गई वेल्थ डेफिनेशन। आइए वेल्थ डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ को देखते हैं। तो एडम स्मिथ ने, यस, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ने डेफिनेशन दी, अ साइंस। डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्या आप लोग नोटबुक्स लेके बैठे हैं साथ में? यस, नोटबुक नहीं लेके बैठे हैं साथ में तो प्लीज टेक द नोटबुक्स, साथ में नोटबुक्स लीजिए और क्या करिए, अपने वर्ड्स में नोट्स बना लीजिए। आई एम श्योर एक बार आप वीडियो समझ लेंगे, लेसन को पढ़ लेंगे, आपको नोटबुक्स खोलने की, अपने स्कूल की बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू, आपके खुद के बने नोट्स और इस अंडरस्टैंडिंग आपको, यस, पूरे ऑल द ईयर राउंड हेल्प करेगी। तो इसी बात के साथ लेट्स बिगिन द डेफिनेशन। याद रखिएगा, डेफिनेशन में आपको कोई भी वर्ड चेंज करने की अनुमति नहीं है। साइंस which inquires into nature and causes of wealth of the nations, इसीलिए नाम रखा गया वेल्थ डेफिनेशन। क्या करती है? ये एक साइंस है जो नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस के बारे में स्टडी करती है। कैसे आई ये डेफिनेशन? तो इस डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि एडम स्मिथ ने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी, यस, उस बुक में, उस फेमस वर्क का नाम ही यही है, यस, उस बुक का नाम भी यही डेफिनेशन ही है। देखिए, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। आइए कुछ फीचर्स जानते हैं एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन का, इस वेल्थ डेफिनेशन का। सबसे पहला फीचर है स्टडी ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? वेल्थ की स्टडी करता है। वेल्थ जानने की कोशिश करता है कि वेल्थ क्या है, कहां से अटेन की गई है। हाँ, वेल्थ मैंने बताया था, अक्यूमुलेशन ऑफ, यस, एकत्रित करना। किसको एकत्रित करना? रिसोर्सेस को, स्केर्स रिसोर्सेस को एकत्रित करना। लैंड, बिल्डिंग, यस, मटेरियल, इक्विपमेंट, इनको क्या करना? एकत्र करना। इसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो इसकी स्टडी करना कितना है, यस, एक इंडिविजुअल के पास, एक सोसाइटी के पास, इकोनॉमी के पास कितना है, इसकी स्टडी करता है। दूसरा, कॉजेज ऑफ वेल्थ, अर्थात इस वेल्थ का कारण क्या है, कहां से आया है ये वेल्थ। यस, सेकंड फीचर है प्रोडक्शन से, हाँ, सेल से, कहां से आया ये वेल्थ, कहां से जनरेट हुई। यस, इस वेल्थ का कारण क्या है। यस, प्रोडक्शन, अक्यूमुलेशन, सेल, है ना, एक्सचेंज। तो किस तरीके से ये वेल्थ एक्यूमुलेट की गई है, इसकी स्टडी करता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यस, थर्ड फीचर, इकोनॉमिक मैन। यस, मैन को इकोनॉमिक मैन माना गया, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हर समय क्या करता है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। हाँ, करेक्ट। अर्थात इंसान को क्या माना गया? इंसान को माना गया कि जो हर वक्त सिर्फ क्या करता है, पैसे की माला, वेल्थ की माला जपता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन। समझ में आ रहा है तो यस, लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना, और पहली बार इस चैनल में आए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यस, आईसीएससी क्लास 11 के लिए मैंने एक डेडिकेटेड बैच और ग्रुप बना रखा है, नाम है रॉक स्टार्स। मिस किया तो पछताओगे। यस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाएं और जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर तरुण रूपानी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। पहला क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, टू मच एम्फेसिस ऑन मटेरियलिज्म। यस, हर चीज वेल्थ
हर चीज पैसे से? क्या इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ है? क्या पैसे से ही सारी खुशी मिलती है? क्या कहते हैं आप? यस, हेल्थ, हैप्पीनेस, ये भी तो जरूरी है, बट यस, वेल्थ डेफिनेशन ने इसको इग्नोर कर दिया। यही सबसे पहला क्रिटिसिज्म है। इसीलिए उस समय के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने यस, वेल्थ डेफिनेशन की वजह से इकोनॉमिक्स को रिगार्ड करने लगे एज अ पिग साइंस, डिस्मल साइंस, ब्रेड एंड बटर साइंस, अर्थात हीन भावना से देखने लगे इकोनॉमिक्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेल्थ कंसेप्ट। और क्या हुआ? इट इग्नोर्ड द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। यस, हमारे जीवन के कुछ और उद्देश्य भी हैं। यस, हर चीज सिर्फ वेल्थ या पैसे से नहीं है। प्यार, यस, लव, अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस, ये भी तो जरूरी है लाइफ के लिए, बट कहीं भी वेल्थ की डेफिनेशन में उसकी कोई जगह नहीं थी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हैप्पी लिविंग इज द एंड। यस, हमारी सारी मेहनत का, हार्डवर्क का, यस, पापा जॉब में जा रहे हैं, पापा ऑफिस चला रहे हैं, पापा बिजनेस कर रहे हैं, सबका एक मकसद है, क्या करना चाहते हैं? वो जिंदगी खुशहाल देखना चाहते हैं, आपकी और अपनी फैमिली की। यस, तो क्या चाहते हैं? हैप्पी लिविंग चाहते हैं। यही हमारी सारी एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट है, न कि सिर्फ वेल्थ, सिर्फ पैसा, सिर्फ धन दौलत। यस, सो इट इग्नोर्ड व्हाट? इट इग्नोर्ड दैट वेल्थ इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। सो हैप्पी लिविंग शुड बी द एंड एंड नॉट गेटिंग ओनली रिच, है ना? सही पॉइंट है ना एकदम। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्रिटिसिज्म, नैरो व्यू ऑफ द वेल्थ। वेल्थ को सिर्फ क्या माना गया? मटेरियल वेलफेयर से जोड़ा गया, अर्थात वो चीजें जो क्या करती हैं, यस, आपके पास हैं, जो आपकी रिचनेस को बढ़ाती हैं। हाँ, दे डिफाइंड वेल्थ इन वेरी नैरो सेंस। जो क्लासिकल डेफिनेशन थी वेल्थ की, वो बहुत नैरो डेफिनेशन थी। इट ओनली मेंट मटेरियल गुड। यस, मटेरियल गुड समझ गए ना? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। इट इग्नोर्ड द नॉन मटेरियल थिंग। यस, हेल्थ आपकी जरूरी नहीं है, एजुकेशन जरूरी नहीं है, तो नॉन मटेरियल चीजों को कभी भी वेल्थ नहीं माना गया इस डेफिनेशन में, और जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। आपके पास ढेर सारी वेल्थ हो, सॉरी, ढेर सारा आपके पास धन दौलत हो, वेल्थ हो, और आपकी हेल्थ ठीक ना हो, आप बेड रिटर्न हो जाए फॉर एग्जांपल, क्या करेंगे? गॉट इट? तो हेल्थ, एजुकेशन, ये जो नॉन मटेरियल चीजें हैं, इनको इंक्लूड नहीं किया गया था इस डेफिनेशन में। ये इसका क्रिटिसिज्म है, बुराई है। तीसरी बुराई, सेकेंडरी प्लेस टू मैन। यस, मैन को इकोनॉमिक मैन माना गया, बस इंसान बना है हाई पैसा करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वेल्थ को प्राइमरी पोजीशन दे दी गई, ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट था इसमें। चौथा और आखिरी क्रिटिसिज्म, क्या आप नोट्स बना रहे हैं? यस, नोट्स बना रहे हैं, सेल्फ मेड नोट याद रखिएगा, आपको लर्निंग की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर कुछ याद करने वाला भी है। यस, कोशिश यही करिए कि जो नोट्स की हेडिंग है, यस, उसको चुनना चेंज करें, और उनके अंदर का एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। यस, ध्यान रखिएगा, तभी आपको अच्छे स्कोर, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको हेडिंग्स नहीं चेंज करनी है, और डेफिनेशंस जो स्पोकन वर्ड्स हैं वो सेम एज इट इज रखिएगा, ठीक है? और यस, टेंशन न लीजिए। हाँ, लेसन के एंड में जब ये वीडियो खत्म होगा, इसके एंड में आपको मैं क्या करूंगा, ये जो नोट्स लिखे हैं मैंने, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, यस, आपकी ही बुक का मैंने इस्तेमाल किया है। फ्रैंक ब्रदर्स, ISC फ्रैंक ब्रदर्स की बुक है इकोनॉमिक्स की, मैंने उसका यूज किया है नोट्स बनाने में, तो आप वो नोट्स भी यस ले सकते हैं। हाँ, वीडियो के एंड में मैंने स्क्रीनशॉट लगाने के लिए, रखने के लिए छोड़ दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी ले सकते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ क्रिटिसिज्म देखते हैं, इट इग्नोर्ड द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। सर, ये स्केर्सिटी क्या होता है? स्केर्सिटी मतलब कमी। यस, आपको मालूम है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है? स्केर्सिटी। जिस दिन हमारे पास स्केर्सिटी नहीं होगी, उस दिन प्रॉब्लम ही नहीं होगी हमारे पास। यस, एज अ ह्यूमन हमारे पास हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहती है, स्केर्सिटी रहती है। यस, तो स्केर्सिटी ही सारी प्रॉब्लम्स की कॉज है, और इसको ये स्टडी नहीं कर रहा है। सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी से शुरू होती है, और वेल्थ को वेल्थ डेफिनेशन में इग्नोर कर दिया। द कॉज ऑफ इकोनॉमिक, हम सारी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा तो, हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम जॉब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे कारण है स्केर्सिटी। सोच के कभी देखिएगा गहराई से मेरी बात को, आपको जरूर जवाब मिल जाएगा। स्केर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इसको तो स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चीजें अनलिमिटेड हैं। इसीलिए, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, पर उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। यस,
तो यही कारण है जिसके लिए स्केर्सिटी को स्टडी करना चाहिए। वेल्थ ही सब कुछ। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज वेलफेयर। तो वेल्थ डेफिनेशन देने पर हां, स्टडी ऑफ वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से इकोनॉमिक्स की बहुत बुराई हुई। इकोनॉमिस्ट ने वेल्थ को इंपॉर्टेंस दिया, जिसकी वजह से समाज में लोगों में इकोनॉमिक्स को पिग साइंस, डिसमल साइंस, ब्रेड एंड बटर साइंस के नाम से जाना जाने लगा। तो इकोनॉमिक्स की लोगों की नजरों में छवि खराब होने लगी, इमेज खराब होने लगी। इसको सुधारने के लिए आए एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दिया वो बन गया वेलफेयर डेफिनेशन। आइए लेट्स बिगिन द वेलफेयर डेफिनेशन। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न एज इट इज। थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है बट यस, थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल and social action which is most closely connected with attainment and use of material requisites of well-being। क्या करता है इकोनॉमिक्स? स्टडी करता है, मैन की स्टडी करता है, सोसाइटी की स्टडी करता है, कैसे वो अपने लिए, अपने वेलबींग के लिए रिक्विजिट्स का अरेंजमेंट करते हैं। रिक्विजिट्स मतलब होता है रिक्वायरमेंट। वेलबींग के लिए जो चीजें जरूरी हैं, हाँ, वेलबींग के लिए, हमारी अपने भलाई के लिए, मटेरियल वेलफेयर के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हाँ, अगर आपको मोबाइल चाहिए आपके वेलबींग के लिए तो वो आपके लिए मटेरियल रिक्विजिट है। तो वेलबींग के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने ऑर्डिनरी लाइफ में, उसकी स्टडी करता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑन वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ। तो मटेरियल वेलबींग पाने के लिए वेल्थ चाहिए ही चाहिए, तो स्टडी ऑफ वेल्थ भी करना पड़ेगा। एंड ऑन दी अदर एंड मोर इंपॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स दोनों ही है, स्टडी ऑफ वेल्थ भी है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टडी ऑफ मैन। आइए इसके फीचर्स को, इसके डेफिनेशन से जो बनते हैं फीचर्स, इसको समझते हैं। फीचर्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन। आप ध्यान देंगे कि तो फीचर्स आपको इस डेफिनेशन के अंदर से भी मिल जाएंगे। ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाँ, आपको इस डेफिनेशन में मिल जाएंगे। चलिए, पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। हाँ, इकोनॉमिक्स अब किसको अपना सेंट्रल स्टडी पॉइंट माना जा रहा है? यस, सेंट्रल पेस दिया जा रहा है मैनकाइंड को। वेल्थ की स्टडी तो करनी है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना गया है? यस, मैनकाइंड को, मैन को माना गया है। तो मैन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब यहां पर किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस इकोनॉमिक्स में, वेलफेयर में? मैन को। सेकेंड पॉइंट, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ध्यान से देखेंगे, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, है ना? अभी ये वाला पॉइंट देखा था हम लोग ने। अब ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होता है? यस, व्हाट यू डू इन योर डे टू डे अफेयर इज योर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हाँ, आप मंदिर जाते हैं, घर में अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, काम में कर रहे हैं, ऐसा स्कूल जा रहे हैं पढ़ाई करने, यही ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एक स्टूडेंट का, तो उसकी स्टडी करना। बट याद रखिए, आप जो लाइफ में रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक 4 तरह की एक्टिविटीज करते हैं, फिर से बोलूं, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उनमें से इन तीनों की स्टडी नहीं करता है। तो स्टडी किसकी करता है? यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करता है। तो आपकी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में आप जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उसकी स्टडी करता है। और आप, यस, स्टूडेंट की नजर से नहीं देख रहा हूं, अब यस, अब फैमिली या पापा की नजर से मैं देख रहा हूं। क्या देखना है? कैसे वो इनकम अर्न करते हैं और कैसे वो इनकम स्पेंड करते हैं। हाँ, स्टूडेंट को इनकम अर्न तो नहीं करना होता है, बट यस, स्टूडेंट को जो जेब खर्च मिली है, पॉकेट मनी मिली है, वो कितनी मिली है और वो किस पे स्पेंड करते हैं ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सके। करेक्ट, इसकी भी स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। हाँ, मतलब तुम्हारी भी स्टडी हो रही है, क्योंकि स्टडी ऑफ मैन में तो तुम भी आ जाओगे, है कि नहीं है? थर्ड पॉइंट, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तो एक मुझे लगता है इस डेफिनेशन की कमी भी है, स्टडी ऑफ टोटल वेलफेयर की बात नहीं करता है। यस, आपका टोटल वेलफेयर हर चीज से है। आपको यस पैसा भी चाहिए तो आपको नींद भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए तो आपको यस फाइनेंस भी चाहिए,
बट ये क्या करता है, सिर्फ मटीरियल वेलबींग के बारे में स्टडी करता है। हाँ, मटीरियल वेलफेयर, इट इज नॉट कंसर्न, यस, वेलफेयर डेफिनेशन इज नॉट कंसर्न विद द टोटल ह्यूमन वेलफेयर। तो आपका वेलफेयर सिर्फ किस चीज से होना चाहिए, मटीरियल वेलबींग से। आपके पास ज्यादा ज्यादा चीजें यूज करने के लिए हैं, आपके पास मोबाइल है, गाड़ी है, लैपटॉप है, यस, तो ये मटीरियल चीजें जिनसे आपको क्या हो रहा है, वेलबींग मिल रही है, सिर्फ इसकी स्टडी करता है। पर आपके पास, मैंने कहा, नींद नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, आपके पास लोगों का प्यार नहीं है, ये कैसे मैं नाम ले रहा हूं, यस, ये सब मैं एग्जांपल दे रहा हूं नॉन मटेरियल चीजों का। नॉन मटेरियल थिंग्स की स्टडी नहीं करती है ये इकोनॉमिक्स, ये इसकी कमी है। हाँ, बाद में हम लोग जब क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को भी पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, emphasis on requisites of well-being। तो well-being के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ये डेफिनेशन में भी दिया था। हाँ, requisites of material requisites of well-being। तो well-being के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए क्या चाहिए, हाँ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान। तो मटीरियल वेलबींग सिर्फ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर से आती है, यस। और मैंने कहा आज की नीड के हिसाब से, मैंने एग्जांपल दिया, आज की नीड के हिसाब से स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए या टैब चाहिए या मोबाइल फोन जिसपे आप यूज कर रहे हैं, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मटेरियल वेलबींग कई सारी चीजों से हो सकती है, बट याद रखिएगा वो टेंजिबल चीज होगी, यस, ऐसी चीज होगी जिसको आप छू सकते हैं, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हाँ, जिसका आप यूज कर रहे हैं और आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो चीज आपको मटेरियल वेलबींग दे रही है। नॉन मटेरियल चीजों को अगेन ये क्या कर रहा है, स्टडी नहीं करता है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, यस, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो मैंने बताया था इंसान 4 बेसिक एक्टिविटीज करता है, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो यहां डेफिनेशन क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है वेलफेयर की, क्योंकि वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन स्टडी करता है। आपके सिर्फ इकोनॉमिक काम, वो काम जिसमें आप मनी अर्न करते हो और मनी स्पेंड करते हो। इसका मतलब आप ऐसे बहुत सारे काम करते हो जो नॉन इकोनॉमिक है। यस, एज ए स्टूडेंट मैं तुम्हारी बात करता हूं, एज ए स्टूडेंट तुम्हारे ज्यादातर काम नॉन इकोनॉमिक है। हाँ, पढ़ाई करना, घर का काम में मम्मी पापा को हेल्प करना, तो ये तो सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, है ना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये क्या करता है, स्टडी करता ही नहीं है। आइए तो देखते हैं। तो सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज आर इग्नोर्ड, ये इसका डिमेरिट भी आएगा। यस, जब क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल वेलफेयर हमारा इन सारी एक्टिविटीज के साथ मिलकर होता है। बट क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर डेफिनेशन, आइए डेफिनेशन की कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कमियां देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स को माना गया कि वो एक सोशल साइंस है। यस, सिर्फ सोशल साइंस है क्या? वो लोग जो सोसाइटी में रहते हैं सिर्फ उनकी स्टडी करता है इकोनॉमिक्स? ये तो बहुत नैरो डेफिनेशन हो जाएगी। क्यों? वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, वो लोग जो एक सुनसान आइलैंड में रहते हैं, क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या उनकी स्टडी नहीं करता है इकोनॉमिक्स? हाँ, यही है प्रॉब्लम इस डेफिनेशन की। इट स्टडीज ओनली दोज पीपल हु लिव इन सोसाइटी। तो इट स्टडीज इंडिविजुअल्स लिविंग इन सोसाइटी एंड नॉट ऑफ द पीपल लिविंग इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब सबसे अलग थलग रहना। जैसे मैंने कहा पहाड़ों में कुछ साधु बाबा लोग रहते हैं, हाँ, तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं वहां पर, हाँ, या आइलैंड्स में कोई रह जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस मानी गई है, जबकि इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइंस है, सोशल साइंस नहीं है, है ना। इट इज नॉट सोशल साइंस। ये एक बहुत बड़ा यस क्रिटिसिज्म है इस वेलफेयर डेफिनेशन का। दूसरा क्रिटिसिज्म, इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूंगा तो आप बड़े इजीली मुझे बता देंगे। दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ वेल्थ, अर्निंग ऑफ मनी, है ना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसका उल्टा कर दे, दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न्ड विद अर्निंग ऑफ वेल्थ, अर्निंग ऑफ मनी, बट ओनली साइकोलॉजिकल और अदर सेटिस्फैक्शन को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट इकोनॉमिक्स में इसको 2 चैम्बर में बांटना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी हर एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका वेलफेयर करती है। तो इसीलिए इन 2 पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को डिवाइड करना इलॉजिकल है, यस, अनसाइंटिफिक है। तो इसीलिए इसका विरोध होता है।
Difference between economic and non-economic activities is illogical, unscientific and all the activities, क्योंकि हर एक्टिविटी का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट है. हाँ. थर्ड, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट, अर्थात जो चीजें मटीरियल से, अर्थात संख्या से, वस्तु से, जिसका कोई टेंजिबल चीज है, सिर्फ उनको स्टडी करता है इकोनॉमिक्स. क्यों? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मटेरियल नहीं है और आपको सेटिस्फाई करती हैं, आपका वेलबींग होता है. साबित करूं? यस. सर्विस ऑफ अ टीचर, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ लॉयर. क्या कर रहे हैं लोग? आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपका वेलबींग हो रहा है, बट ये मटेरियल चीजें नहीं है, तो ये स्टडी वो नहीं कर पाता है. ये इसकी बहुत बड़ी कमी है. यस. मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ओनली. Non-material things like services of doctor, lawyers, teachers, etc. are not economics. Yes, these services are not needed for welfare. नहीं चाहिए हमको वेलफेयर के लिए, बिना इनके तो हमारा वेलफेयर नहीं हो सकता है. तो these services are also required for the welfare. तो इसीलिए ये डेफिनेशन अधूरी है. नेक्स्ट, फोर्थ क्रिटिसिज्म, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ स्टडी. इकोनॉमिक्स को वेलफेयर डेफिनेशन में नैरो कर दिया गया है, उसकी स्टडी को नैरो कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स उन एक्टिविटीज को स्टडी करती है जो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट करता है. क्या? जो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट करता है. अर्थात जो एक्टिविटीज इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं करती हैं वो. हाँ. अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक वेलफेयर कौन सी एक्टिविटीज नहीं करती हैं? जैसे गन का प्रोडक्शन होना, सिगरेट का प्रोडक्शन होना, सिगार का प्रोडक्शन होना, एल्कोहल का प्रोडक्शन होना. तो ये लोग तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना. जहां गन बन रही है, सिगरेट सिगार बन रहा है, वहां भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, उससे भी इनकम और वेल्थ जनरेट हो रही है. पर कह रहा है ये क्या है? यस, ये एक्टिविटीज स्टडी के स्कोप में नहीं आती हैं वेलफेयर की. क्यों? हाँ, क्यों का जवाब यही है, क्योंकि ये इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं कर रही हैं, जबकि ये गलत है. ये सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एस्पेक्ट को जनरेट करती हैं, इकोनॉमिक वेलबींग कर रही हैं, बट इसकी स्टडी ये नहीं करता है. तो एक्टिविटीज विच डू नॉट प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर सच एज सिगरेट, गन्स, लिकर आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. इसकी वजह से इसका स्कोप क्या हो जाता है? बहुत नैरो हो जाता है. ओनली दोज थिंग्स विच क्रिएट इफेक्ट ऑफ यस इकोनॉमिक वेलफेयर. लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट डिफरेंस, लास्ट क्रिटिसिज्म, वेग कंसेप्ट ऑफ मटीरियल वेलफेयर. मटीरियल वेलफेयर शब्द जो है ना, ये अपने आप में एक वेग शब्द है. वेग मतलब होता है अनक्लियर शब्द है. इसकी परिभाषा, इसको डिफाइन पूरी तरह नहीं किया गया है. आइए, वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिव मेजर्ड. अगर आपको 2 चपाती मिल जाए खाने के लिए और हम कहें अरे आपको तो सेटिस्फेक्शन 9 मिल गया, मुझे 2 चपाती मिल जाती, मेरा पेट भरा हुआ था, और मुझे 2 चपाती मिल जाती जो आपको मिली थी, मुझे सेटिस्फेक्शन 2 मिला. अरे ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ, क्या वेलफेयर को क्वांटिटी से नापा जा सकता है? जो मेरा और आपका वेलबींग हो रहा है किसी एक वस्तु से, हो सकता है आपका वेलबींग ज्यादा हो रहा, मेरा कम हो रहा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम वेलफेयर क्या करता है? डिपेंड करता है. हाँ, कोई चीज आपके लिए दवा हो सकती है, मेरे लिए वो मुसीबत भी हो सकती है. ठीक कह रहे हैं. एक व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसको जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उनको जो केमिकल दिए जा रहे हैं बॉडी में, वो उसके लिए फायदेमंद है. मैं नॉर्मल व्यक्ति हूं, मुझे जबरदस्ती दिया जा रहा है तब, तो ये तो मेरे लिए जहर बन जाएगा ना. तो क्या कहना चाहते हैं? वेलफेयर को नापना, मेजर कर पाना, क्वांटिटी से मेजर कर पाना. यस, ये बहुत बड़ा समस्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस डेफिनेशन की. तो वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर. वेलफेयर को आप संख्या से नहीं नाप सकते. क्यों? ये सब्जेक्टिव चीज है, ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है भाई. इट डिफर्स फ्रॉम टाइम, पीपल, प्लेस, सबके साथ अलग अलग चीजें हैं. कोई चीज आपको सूट करती हो सकता है मुझे सूट ना करती हो. कोई आपके लिए वेलफेयर है, मेरे लिए वेलफेयर नहीं है. तो ये डेफिनेशन क्या हो जाती है? यस, यहीं पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म के साथ खत्म हो जाती है. जिन्होंने एल्फ्रेड मार्शल का विरोध किया, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स. हाँ, वो न सिर्फ क्रिटिक थे, बल्कि उन्होंने साथ में स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दिया. तो आओ हम देखने जा रहे हैं स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.
यहां पर प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स ने बताया कि सबसे बेसिक, सबसे रूट कॉज सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का क्या है? स्केर्सिटी है। हां, इन्होंने इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया कि हम लोग एज अ ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड है, बट उस वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो मीन्स है, वो लिमिटेड है। हां, सोच के देख लीजिए, आप अपने घर में अपने आसपास सोच के देख लीजिए, आप पाएंगे कि हर चीजें का हर चीजों की जो पूरत करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? हमारे पास लिमिटेड है, स्केर्स मात्रा में उपलब्ध है। इसी से बनाया गया वर्ड स्केर्सिटी। आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ जो कि इस डेफिनेशन से आती है उसको समझाते हैं। सबसे पहला है अनलिमिटेड एंड्स या वांट। यहां पर है डेफिनेशन ना कि एंड्स, ENDS, एंड्स का मतलब यहां पे बताया गया वांट। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। पहली चीज वांट क्या है ना? कंफ्यूजन है ना, वांट क्या है? तो डिजायर इज द विश टू हैव समथिंग, बट वांट क्या है? एन इफेक्टिव डिजायर विथ द एफर्ट्स मेड टू गेट द गुड्स और सर्विसेज। मतलब जो हम डिजायर करते हैं, साथ में क्या एफर्ट लगाते हैं कि उस डिजायर को पूरा कर सके, हां, उसे कहते हैं यस वांट। वांट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हमारी जो वांट है, हमारी जो चाहता है, वो अनलिमिटेड, आप जानते ही हैं। जब तक आपको कोई चीज नहीं मिली होती है तब तक आप उसके पीछे भागते हैं, और जिस दिन मिल जाती है फिर नई डिमांड, फिर नई वांट। तो ये तो हमारे पास ह्यूमन नेचर है, आपका नहीं, मेरा, सबका नेचर ऐसा ही है। अनलिमिटेड हमारी क्या है? चाहते हैं। अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं। दूसरा है उस वांट को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, मींस मतलब रिसोर्सेज। हां, वांट को पूरा करने के लिए जो लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो क्या है? वो लिमिटेड है। उसकी सप्लाई लिमिटेड है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड नहीं है, अनलिमिटेड लेबर नहीं है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है हमारे पास। तो सप्लाई ऑफ क्या है? रिसोर्सेज कम है, जिससे हमारी क्या कर सकते हैं? गुड्स जनरेट कर सकते हैं। यस, कोई भी गुड्स बनाने के लिए चाहिए कि नहीं आपको इन चारों रिसोर्सेज का। तो जब ये रिसोर्सेज लिमिटेड है तो यस, जरूरतें पूरी सबकी नहीं हो सकती हैं। हां, थर्ड, अल्टरनेटिव यूज ऑफ द मीन्स। तो इन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है। मैंने कहा लेबर, मैंने कहा लैंड, कैपिटल। अब लैंड का एग्जांपल ले लेते हैं। लैंड के बहुत सारे यूज हैं। हाँ, आप लैंड का यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, लैंड का आप यूज कर सकते हैं बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स के लिए, लैंड का आप यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप स्टैब्लिश करने के लिए। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में व्हीट ग्रो कर सकते हैं, राइस ग्रो कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जो रिसोर्सेज हैं उनके कई सारे यूजेस हैं, बट आपको डिसाइड करना है, यस, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी और एज एन इकोनॉमी आपको डिसाइड करना है क्या यूज उस समय हमारी वांट्स को पूरा करता है। नेक्स्ट है डी, दैट इज चॉइस। तो चॉइस क्यों आई, क्यों हमें चॉइस करना पड़ रहा है कि हम रिसोर्स को किस जगह इस्तेमाल करें? वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनकी सप्लाई लिमिटेड है और वांट्स हमारी क्या है? अनलिमिटेड है। काश रिसोर्सेज अनलिमिटेड उपलब्ध होते हैं, एकदम जितने चाहो उतने रिसोर्सेज, जितना चाहो लेबर, जितना चाहे लैंड, जितना चाहे कैपिटल इस्तेमाल कर लो, आपके पास अनलिमिटेड है। सोचिए ऐसा हो तो तब सारी समस्या ही खत्म हो जाती है ना। तब तो पूरी दुनिया ही निर्वाणा में चले जाती है, स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन में चले जाती है। तो सारी प्रॉब्लम इसी से लिए, इसीलिए तो चॉइस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ क्या है? चॉइस है। वी हैव टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इज साइंस। डेफिनेशन में भी बताया गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड विच हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स। हाँ, इकोनॉमिक्स के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। इकोनॉमिक्स भी स्टडी करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करती है, और एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो इकोनॉमिक साइंस है, गलत तो नहीं है, करेक्ट। अब आते हैं जो लायनल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी, जो स्केर्सिटी की डेफिनेशन दी, वो बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। अब आइए उसके उस डेफिनेशन के कुछ मेरिट समझते हैं। सबसे पहला है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बेस बताया, रूट कॉज बताया। तो मैंने ही डिस्कस करते समय बता दिया, स्केर्सिटी इज द बेस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स।
पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम एक चीज से शुरू होती है, वो होती है स्केर्सिटी। अगर स्केर्स रिसोर्सेज हैं तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है अगर स्केर्सिटी नहीं होती। तो उन्होंने क्या कर दिया, बेस ऑफ द रूट ऑफ द ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता दिया। तो कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्केर्सिटी। सेकेंड, यूनिवर्सल नेचर। यस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक की, अभी बताया था स्केर्सिटी। तो ये स्केर्सिटी हर जगह है, हर समय, ऑल टाइम्स एट ऑल प्लेसेस है, यूनिवर्सल नेचर है इसका। स्केर्सिटी हर जगह है, हर एक की प्रॉब्लम है, ओल्ड हो, रिच हो, पुअर हो, हाँ ट्रेडिशनल हो, क्लासिकल हो, सब की, हर एक की, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, हर जगह प्रॉब्लम एक ही है, क्या? यस, स्केर्सिटी। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये एक बहुत बड़ी क्या है, चैलेंज है, प्रॉब्लम है। थर्ड मेरिट, ह्यूमन साइंस। तो लैमल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन साइंस माना। हाँ, ह्यूमन साइंस इसलिए क्योंकि ये स्टडी न सिर्फ उनकी करता है जो सोसाइटी में रहते हैं, जैसे मैं और आप रहते हैं, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं मैं और आप, उनकी भी स्टडी करता है, पर उनकी भी स्टडी करता है जो अवे फ्रॉम द सोसाइटी रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, एक आइलैंड में रहते हैं, मान लो यहाँ एक पहाड़ में चले गया, कहते हैं योगी बाबा बन गए हैं, है ना, और जो योगी लोग होते हैं ना, संत साधु बन गए, जो सोसाइटी से एकदम दूर रहते हैं, उन सब की स्टडी करता है, क्योंकि स्केर्सिटी की प्रॉब्लम तो उसको भी है, जो जंगलों में रह रहा है, एकदम सुनसान इलाके में रह रहा है, समाज से दूर रह रहा है। तो स्केर्सिटी सबके साथ है, तो ये एक ह्यूमन साइंस है। इसका मतलब है स्कोप क्या कर दिया, बहुत वाइड है इसका। हाँ, ये प्रॉब्लम थी, आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने वेलफेयर डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां सिर्फ क्या करता था, एक सोशल साइंस थी इकोनॉमिक्स, तो यहां पर क्या है, सोशल साइंस नहीं है, ह्यूमन साइंस है। तो इस तरह से स्केर्सिटी डेफिनेशन एक वाइड डेफिनेशन है। नेक्स्ट है वाइडर व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, अगेन वेलफेयर डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने जो दी थी डेफिनेशन, यस, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, अर्थात इकोनॉमिक वेलफेयर सिर्फ टेंजिबल चीजों से मिलता है, यहां ऐसा नहीं कहा गया। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एक्टिविटीज। इसका मतलब सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ लॉयर, सर्विसेज ऑफ टीचर, क्या टेंजिबल है? नहीं, तो ये सर्विसेज भी क्या है, इंक्लूडेड है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, हमें वेलफेयर देती है, हमारा वेलबींग करती है। पर ये सर्विसेज भी मैंने कहा इंटेंजिबल होने के बावजूद भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं, इसीलिए इनकी भी स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, स्केर्सिटी डेफिनेशन में करते हैं। अगेन वाइड व्यू हो गया, है ना। तो अब इकोनॉमिक्स बड़ी बड़ी चीजों को परिभाषित कर रही है। लास्ट मेरिट, पॉजिटिव साइंस। प्रोफेसर लायनल ने इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस माना। अब पॉजिटिव साइंस क्या करती है, जब किसी प्रॉब्लम को इस तरीके से स्टडी किया जाता है कि व्हाट इज, व्हाट वाज, अर्थात प्रॉब्लम को एंड रिजल्ट की सोचे बिना, यस, क्या कंक्लूजन आएगा इसको जाने बिना स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, पॉजिटिव साइंस। सो इट रिगार्ड्स द इकोनॉमिक्स टू बी न्यूट्रल बिटवीन द एंड, है ना, उनका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है इसको स्टडी नहीं करता है। व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, इसको नहीं बताता है, बताता है क्या है, व्हाट इज या व्हाट वाज। इसीलिए ये एक पॉजिटिव साइंस है ना। तो इकोनॉमिक्स को बहुत वाइडली और बहुत क्लियरली समझाने वाली डेफिनेशन है स्केर्सिटी डेफिनेशन, इसीलिए बहुत वाइडली एक्सेप्टेड भी है डेफिनेशन। तो आई होप समझ में आ रहा है, तो लाइक प्रेस करना, और पहली बार अगर इस चैनल में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, कॉमर्स के, इंग्लिश के, यस इवन इंग्लिश के भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, ट्राई करके देखना चाहते हो, यस ट्राई करो, लिखो सेल्वेटोर बाय सर तरुण रूपानी, ट्राई करना, आई एम श्योर यू विल गेट माय वीडियोस ऑन इट। उसमें न सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है और उसके नोट्स दे दिए हैं। तो ज्वाइन करिए रॉकस्टार ग्रुप को। यस, रॉकस्टार एक डेडिकेटेड ग्रुप है आईसीएससी क्लास 11th, आईएससी क्लास 11th के लिए, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स आपके कवर हैं, उसके लेसन्स, उसके वीडियोस, उनके नोट्स और इवन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके बोर्ड की। सो सी यू देयर। तो पहला पॉइंट है नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को बहुत
क्या कर दिया गया, यस, के व्यू को बहुत नैरो और रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया डेफिनेशन ऑफ स्केर्सिटी से। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स बिलीव करते थे, जो वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक्स थे वो बिलीव करते थे कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, जबकि लायनल रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है। अगेन, पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, समझ में नहीं आ रहा है। आई विल टेल यू वंस अगेन। फिर से, पॉजिटिव साइंस बताती है व्हाट इज, व्हाट वाज। पॉजिटिव साइंस न्यूट्रल रहती है, ये नहीं बताती है कि बिटवीन द एंड्स क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जबकि ठीक इसका रिवर्स है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस बताती है, डील विद द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी और या व्हाट शुड नॉट बी। बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव में, किसी भी इशू में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दोनों ही बताती है। तो इकोनॉमिक्स का मानना है, जो आज के मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, ऐसा मानते हैं कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस नहीं हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव साइंस का स्कोप बहुत नैरो हो जाएगा। ये नॉर्मेटिव साइंस है। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी पे डिस्कशन करना हो, किसी नए प्रोग्राम को गवर्नमेंट को लॉन्च करना हो, किसी सोशल वेलफेयर की स्कीम को लॉन्च करना हो, तो गवर्नमेंट जानना जरूर चाहेगी कि उस पॉलिसी के क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। अगर पॉजिटिव साइंस है तो वो उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉस कॉन्स नहीं बताते हैं, बस ये बताते हैं कि ये पॉलिसी क्या है। जबकि नॉर्मेटिव क्या करेगी, यस, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी या व्हाट शुड नॉट बी, ये इस पे डिस्कस करेगी। तो नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक दिया उन्होंने। द डेफिनेशन इज नैरो एंड रिस्ट्रिक्टिव एंड इकोनॉमिस्ट हैव टू एडवाइज द पॉलिसी मैटर्स। जो मैंने भी बताया, आज इकोनॉमिस्ट को क्या होता है, गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर्स में एडवाइस करना पड़ता है, उसमें ये व्यू काम नहीं आएगा। स्केर्सिटी का जो व्यू है, पॉजिटिव साइंस का व्यू है, ये काम नहीं आएगा, है कि नहीं। सेकंड बुराई, सेकंड क्रिटिसिज्म, रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगेन, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर एक पॉइंट पे आके फंस गया है। उन्होंने एक ही शब्द को पकड़ लिया, क्या, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी, हाँ, जब क्या हो जाए, जब मींस रिसोर्सेस क्या है, उनकी मांग ज्यादा है, उनकी डिमांड ज्यादा है, पर उनकी सप्लाई कम है, हो गई स्केर्सिटी। तो सिर्फ स्केर्सिटी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है? नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत चीज है। अभी ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिनको स्टडी करना बचा है, तो उनके बारे में स्टडी नहीं करते हैं, ये डेफिनेशन उसको स्टडी नहीं करती है। इसीलिए अगेन रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर। रॉबिन्स रिगार्डेड इकोनॉमिक्स एज थ्योरी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ही का मतलब होता है क्या करना है, कहां पर हम अपने रिसोर्सेज लगाएंगे, कहां हम अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को यूज करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं। यही थ्योरी उन्होंने बताई। जबकि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में और बहुत सारे इश्यूज हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, बहुत सारे प्रॉब्लम ऑफ इनकम एंड डिमांड डिटर्मिनेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये डिस्कस ही नहीं करते। तो इसीलिए व्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तीसरा, स्टैटिक डेफिनेशन। स्टैटिक, हाँ, एक ऐसी डेफिनेशन जो ओवर द टाइम चेंज नहीं करती है, एक ऐसी डेफिनेशन जो आज के समय के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से, मॉडर्न टाइम के हिसाब से अपने को बदलती नहीं है। प्रूव करूं कैसे? आइए। क्यों ये स्टैटिक डेफिनेशन? बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेस। हाँ, आज के रिसोर्सेस की तो बात करती है, पर कल आने वाले दिनों में रिसोर्सेस में क्या चेंज आएगा इसका वो डिस्कशन नहीं करती है। इसीलिए स्केर्स रिसोर्सेस की बात करती है। हमेशा कहती है रिसोर्सेस कम है, कम है, कम है। अरे भाई, कैसे कम है? बढ़ भी तो जाते हैं रिसोर्सेस। ओवर टाइम हम जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे, मैन पावर इंप्रूव करेंगे, तो क्या होगा, रिसोर्सेस ग्रो करेंगे भाई। तो इसकी तो स्टडी नहीं कर रहा है, हर समय बात कर रहा है बस क्या है, कमी है, कमी है, स्केर्सिटी है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। स्टैटिक डेफिनेशन है। एग्जांपल दूं उसका, साबित करूं एक तो। चलो एक एग्जांपल देता हूं। आजादी के पहले और आजादी के कुछ समय बाद तक भी भारत में फूड ग्रेन्स की कमी थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी लैंड की बहुत कम हुआ करती थी। पर 1960s 70s के दौरान, यस, 1960-70 के डेकेड में क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर गया, कुछ 4-5 टाइम्स ग्रो कर गया, और इतना ग्रो कर गया कि हमारे पास अनाज रखने की प्रॉब्लम आ गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, सडन राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स। व्हीट की तो बाहर आ गई देश में, बम्पर प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट हो गया। हमारे पास रखने के लिए अब गोडाउन और वेयर हाउस कम पड़ गए। तो ओवर टाइम क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हुआ,
पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास भी जनरेट हो गए, अब हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ रहा है उल्टा, पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, हो गया। तो डेफिनेशन कैसी है? यस, ठीक डेफिनेशन नहीं है, स्टैटिक डेफिनेशन है, हमेशा सिर्फ कमी की बात करती है। नेक्स्ट, फोर्थ क्रिटिसिज्म, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। तो इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ साइंस माना गया, क्यों भाई? इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स साइंस एंड आर्ट दोनों है, ये भी एक इनका क्रिटिसिज्म है। Robbins regarded science, economics as science only. In fact, it is both science and art. Science tool बनाती है, science method बताती है, पर आर्ट वाले क्या करते हैं? एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं। सो यस, आज इकोनॉमिक्स दोनों काम करती है, हमें प्रॉब्लम्स को बताती है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, और उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होगा, उसको कैसे टैकल करेंगे, ये भी सोल्यूशन देती है इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए यहां पर इनकी डेफिनेशन टाइम फिश, गॉट इट, ये भी कमी है इनकी। चलिए फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में नॉट अराइज फ्रॉम स्केर्सिटी। हां, लोगों ने सोचा कि सिर्फ स्केर्सिटी ही कमी, सिर्फ कमी से ही क्या होता है, समस्या आती है, नहीं, ओवर प्रोडक्शन से भी, अबंडेंस से भी प्रॉब्लम आती है। कभी आपने पता किया है कि फूड ग्रेन्स की प्राइस अचानक क्या होता है, बहुत राइज हो जाते हैं। आपने सुना होगा, अरे प्याज 100 रुपए किलो हो गया, हाय तौबा मचने लगा। पर कभी आपने ये भी सोचा है प्याज 5 रुपए किलो भी हो जाता है, 10 रुपए किलो भी हो जाता है। साल के कुछ ऐसे समय आते हैं, कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता है जब प्याज 10 रुपए भी किलो हो जाता है। तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए है क्या एक प्याज के, एक ओनियन के सेलर की? नहीं। तो अबंडेंस भी समस्या है, उस समय इतना ओवर प्रोडक्शन होता है जब सीजनल ग्रोथ होती है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ, एग्जांपल में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्याज का मैंने एग्जांपल दिया था इसमें। तो ओनियन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, अब बेचारे सारे किसान एक साथ ओनियन बेचना चाहते हैं, नतीजा मार्केट में सप्लाई ऑफ ओनियन बढ़ गई है, डिमांड एकदम राइज नहीं की है, तो नतीजा क्या होता है, प्राइस फॉल भी हो जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं, ओवर प्रोडक्शन, अबंडेंस भी प्रॉब्लम है, सिर्फ स्केर्सिटी ही समस्या नहीं है हमारे समाज में। यस, एक और एग्जांपल दो, बड़ा एग्जांपल दो। यस, वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s में, हां, विश्व मंदी आ गई। जानते हो क्यों आई विश्व मंदी? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो गया था, हर रिसोर्सेज कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस हो गए थे, कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन थे उसकी, तो नए प्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी और मार्केट में डिमांड नहीं थी। मार्केट में डिमांड नहीं थी, प्रोड्यूसर्स ने अपना कारोबार बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बंद कर दी, इंडस्ट्रियां बंद कर दिया, जॉब कम हो गए, इनकम कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, यस, पूरे मार्केट में मंदी छा गई। तो ओवर प्रोडक्शन इज द प्रॉब्लम, नॉट द स्केर्सिटी ऑल द टाइम। आइए लास्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। तो अबंडेंस में ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम, अबंडेंस भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल द ग्रेट डिप्रेशन 1930s, क्या हुआ था उस प्रॉब्लम में? ओवर प्रोडक्शन वाज द मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। चलो, इकोनॉमिक्स को इसी तरह से समझने के लिए, यस, इकोनॉमिक्स के लेसन्स को इजीली और अपनी भाषा में समझने के लिए मैंने आपको यस कोशिश की है कि इन वर्ड्स को बुक से सिंपल करके अपने वर्ड्स में और सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। पर याद रखिएगा, डोंट चेंज द हेडिंग। यस, हेडिंग को प्लीज आप चेंज मत करिएगा, अंदर का एक्सप्लेनेशन आप और सिंपल बना सकते हो तो और अच्छा होगा। पर मैंने कोशिश की है कि जो बुक के टिपिकल वर्ड्स से उसको और सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, हेडिंग्स चेंज नहीं करना है। पर जो डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन, जो सबसे ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन है और मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, वो अब आपके सामने आ रही है। याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इवॉल्व हो रही है और शायद ये कभी भी फाइनल डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्टेज आ रही है वैसे वैसे, यस, जैसे जैसे हमारी जनरेशन इंप्रूव हो रही है, मॉडर्न इकोनॉमी आ रही है, वैसे वैसे इकोनॉमिक की डेफिनेशन चेंज हो रही है। सो अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बाय प्रोफेसर पॉल ए सैमुएल्सन। आइए समझते हैं इस डेफिनेशन को। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ or without the use of money to employ scarce resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various people and groups in the society। तो क्यों ये डेफिनेशन, क्यों ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड में, क्यों ये डेफिनेशन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन क्यों है? आइए समझते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इन डेफिनेशन के बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक
प्रॉब्लम। तो ये डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी जानती है, और वो बेसिक प्रॉब्लम है हमारी अनलिमिटेड वांट। क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, बट उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस, रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है। तो इस प्रॉब्लम को ये स्टडी करती है, बताती है कि कैसे हम अपने स्केर्स रिसोर्सेस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और सेकंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अर्थात लॉन्ग टर्म आउटलुक। ये सिर्फ आज की बात नहीं करती है, करंट प्रॉब्लम्स को डील करने का नई सोल्यूशन बताती है, बल्कि इन फ्यूचर, इन फ्यूचर को भी स्टडी करती है, नाउ एंड इन द फ्यूचर की भी बात करती है। तो इसका नजरिया सिर्फ करंट का नहीं है, बल्कि फ्यूचर का भी है, इसीलिए डेफिनेशन ज्यादा बेटर है। थर्ड, डायनामिक इन अप्रोच, क्योंकि ये डेफिनेशन इंक्लूड करती है ग्रोथ को। यस, इसका मेन मकसद है क्या बताना कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्टैटिक नहीं है। विद द डेवलपमेंट, विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, the amount of resources can also be increased over time। इसकी भी स्टडी करता है, ग्रोथ की बात करता है, तो इसीलिए ये डेफिनेशन ज्यादा एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अगेन ये डेफिनेशन यूनिवर्सली सब जगह एक्सेप्टेड है। हर तरह की इकोनॉमीज में ये डेफिनेशन फिट बैठती है। क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स बार्टर इकोनॉमी। जानते हैं बार्टर कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पर मनी का यूज नहीं होता है, और मनी यूजिंग इकोनॉमी जिसमें आप और मैं आजकल जी रहे हैं। तो यस, बोथ तरह की इकोनॉमीज यहां पे लिखा हुआ है, विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। सब तरह के इकोनॉमीज को, हर तरह की प्रॉब्लम्स को ये स्टडी करता है। फिफ्थ, कॉम्प्रिहेंसिव। यस, इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो हमने पास में डेफिनेशन पढ़ी थी, मार्शल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वेलफेयर डेफिनेशन, तो उसको भी इंक्लूड करता है। स्केर्सिटी डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स की, उसको भी इंक्लूड करता है। तो इसीलिए इट इनकॉर्पोरेट्स द डेफिनेशन ऑफ मार्शल एज वेल एज रॉबिन्स। तो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सबको ले करके है। यस, सिक्स्थ एंड लास्ट, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अगेन द आउटलुक ऑफ दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी वाइड। बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है ये। क्यों? बिकॉज इट स्टडीज, इकोनॉमिक स्टडीज इंक्लूड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका स्कोप ऑफ स्टडी क्या है? बहुत 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 वाइड है। डेफिनेशन इसीलिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अब ग्रेजुअली मैंने कहा जो डेफिनेशंस और आ रही हैं वो नए इकोनॉमिस्ट जो बना रहे हैं, उनमें से जैकब वाइनर की एक डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। सही सुना आपने। अकॉर्डिंग टू जैकब वाइनर, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। एकदम सही डेफिनेशन है। जो इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, आज की जिस सिनेरियो के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कैसे डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आजकल इकोनॉमिक्स इसकी स्टडी कर। अगर आप किसी एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है, ये जानना चाहते हैं कि उसके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, तो आप जानते हैं आपको क्या स्टडी करनी पड़ेगी? करेक्ट, आपको स्टडी करनी पड़ेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आप पूरे देश की, पूरे भारत की इनकम पता करना चाहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता करना चाहते हैं, तो आपको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? करेक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो आज हम इसी का डिफरेंस जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 8 डिफरेंसेस हैं मेरे पास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो माइक्रो, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, है ना, सूक्ष्म छोटी सी छोटी चीजों को देखने में मदद करता है। यही काम इसी वर्ड से बनाया गया है। एक ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रोस्कोप शब्द से माइक्रो वर्ड लिया गया है। तो जब स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे तो वो बन जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल करेंगे, अर्थात सबकी स्टडी करेंगे, तो बन जाएगा मैक्रोस, क्योंकि मैक्रोस
एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज। सेकेंड पॉइंट, यूनिट ऑफ स्टडी। तो माइक्रो स्टडी करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, हाँ, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इनकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो किसकी स्टडी करता है? अगेन मैक्रो स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी की। नेक्स्ट, थर्ड डिफरेंस, फोकस ऑफ स्टडी। अगेन इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल आउटपुट। एक फर्म का प्राइस, आउटपुट क्या है, इसको स्टडी करने के लिए आपको अगेन माइक्रो की स्टडी करनी पड़ेगी। जबकि नेशनल इनकम जानने के लिए, जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी को जानने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जानने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। फोर्थ डिफरेंस, डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव। हां, पर्सपेक्टिव मींस आउटलुक, नजरिया। तो जब माइक्रो की बात करते हैं तो वो क्या करता है? बॉटम अप व्यू करता है, अर्थात पहले सबसे स्मॉलेस्ट चीज देखते हैं और फिर उसके बाद उससे बड़ी चीज, फिर उससे बड़ी चीज, और फिर क्या करते हैं? पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो नाम हो जाता है बॉटम अप व्यू, अर्थात छोटे से बड़ी की तरफ जाना। जबकि यहां पे प्रोस्पेक्टिव क्या है? मैक्रो में प्रोस्पेक्टिव क्या है? टॉप डाउन व्यू। ठीक, इसका रिवर्स है। बॉटम अप का आप रिवर्स कर दीजिए तो आपको वर्ड आ जाएगा टॉप डाउन। इसमें क्या होता है? पहले पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, फिर उसके और अंदर, यस, और नैरोवर और सबसे स्मॉलेस्ट पीस तक चले जाते हैं स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ स्टडी। तो क्या टेक्निक लगाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? माइक्रो इकोनॉमिक में जो टेक्निक लगाते हैं उसे कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस? जब हम स्टडी करते हैं तो माइक्रो में स्टडी करने के दौरान टेकिंग थिंग्स एज इक्वल, टेकिंग थिंग्स एज कांस्टेंट इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ये वर्ड यूज करना उनकी डेफिनेशंस में जरूरी है। हां, जबकि मैक्रो में ऐसा नहीं होता है। मैक्रो क्या है? एक जनरल थ्योरी है। सो टेक्निक ऑफ क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसमें कोई भी चीज को कांस्टेंट या कोई भी चीज को इक्वल अज्यूम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ अजम्पशन। हां, जब माइक्रो की स्टडी करना है तो मैक्रो के वेरिएबल्स को मान लिया जाता है कि उसका इफेक्ट हमारी डेफिनेशन में नहीं पड़ेगा। ठीक सुना, माइक्रो की स्टडी करते समय मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक, रिवर्स करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की करते समय माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, इट अज्यूम्स माइक्रो वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे सर ये मैक्रो वेरिएबल्स क्या है? अगेन नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट डिमांड, ये कैसे वेरिएबल्स है? मैक्रो के वेरिएबल्स है। इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल प्राइसिंग, ये कैसा है? माइक्रो के वेरिएबल है। तो मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट मान लेता है माइक्रो, और माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेता है मैक्रो। नेक्स्ट, बेसिक पैरामीटर। यस, प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो प्राइस पे स्टडी करता है, इंडिविजुअल फर्म के आउटपुट का प्राइस क्या है इसको जानने की कोशिश करता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इनका बेसिक पैरामीटर है। लास्ट डिफरेंस, एट्थ डिफरेंस, थ्योरी बेस्ड। क्या क्या थ्योरीज, यस, क्या क्या थ्योरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है? तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सारे थ्योरीज डिपेंड करती है किस पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कौन सी थ्योरी डिपेंड करती है? हां, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट याद रखिएगा सम टोटल होता है, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट कंजम्पशन, इवन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, इन सब की स्टडी करने का थ्योरी किसके अंदर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? तो यस, लाइक प्रेस करना, और हां, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपस में कोई संबंध नहीं है। नहीं 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 नहीं, दे आर डेफिनेटली interdependent on each other. Without microeconomics, there will be no use of macroeconomics and vice versa. So, let's begin
the interdependence. Microeconomics and macroeconomics analysis are complementary to each other. That means they both complement or support each other. They do not supplant but supplement each other. That means they pull each other together to one side and not to the two different sides. That is why the Cifaro says, yes, Cifaro is the name of the economist. Strictly speaking, there is only one economics. Yes, कहने को आप दो पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लास 12 में आप जाएंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स दो पार्ट में बट जाएगी. यस, माइक्रो और मैक्रो करके, बट एक्चुअली में दोनों मिलाकर क्या है, एक ही इकोनॉमिक्स है. In practice, analysis of the economy cannot be conducted into watertight compartments. मतलब दोनों को सेग्रीगेट करके स्टडी करना संभव नहीं है. दोनों जब साथ मिलेंगे तभी पूरी आप इकोनॉमी की क्या करेंगे, यस, क्लियर पिक्चर जान पाएंगे. नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट. माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है ना, हाँ, वेरिएबल्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल आउटपुट, क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल. और जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, है ना, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट डिमांड, मैक्रो के वेरिएबल से. तो दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. एग्जांपल दो, अगर इंडिविजुअल फर्म की प्राइसिंग के बारे में नहीं पता होगा तो जनरल प्राइसिंग ऑफ द कंट्री के बारे में कैसे जान पाओगे, क्योंकि सारे इंडिविजुअल जुड़कर ही तो जनरल बने होंगे ना. इसीलिए माइक्रो के वेरिएबल्स, मैक्रो के वेरिएबल्स आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. द बेसिक गोल ऑफ बोथ, दोनों थ्योरी का एक ही मकसद है, जानते हैं क्या है ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल. हमारा आपका वेलफेयर स्टडी करने के लिए करते हैं. प्रोफेसर पॉल सेम्युएल्सन राइटली रिमार्क, बोथ आर वाइटल, both are vital. You are less than half educated if you understand one while being ignorant of the other. That means if you study only microeconomics, तो आपकी स्टडी इकोनॉमिक्स में हाफ से भी कम है. So vice versa also भी है. अब बिफोर 1930 से पहले जो इकोनॉमिक्स थे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे अपनी पढ़ाई सिर्फ किस पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर. 1930s पे सारे इकोनॉमिक्स माइक्रो पे ही ध्यान दे रहे होते, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइसिंग पे ध्यान दे रहे होते, इंडिविजुअल आउटपुट फर्म का कितना है. तो ये प्रॉब्लम जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसने पूरी दुनिया को क्या कर दिया, हिला दिया. पूरे वर्ल्ड में मंदी जो छाई 1930 में, और उसमें वर्ल्ड में क्या हो गया, यस, जीडीपी लेवल फॉल हो गया, एम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो गई, बेरोजगारी के बढ़ने की वजह से इनकम कम, सेविंग कम, आउटपुट कम, प्रोडक्शन कम, नतीजा सारे लोग, सारी इकोनॉमी, यस, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्टेड हो गई, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी. तो ये स्टडी माइक्रो नहीं कर पाता. यस, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज रिगार्डेड एज अ जूनियर पार्टनर. 1930 से पहले तो मैक्रो को तो जूनियर माना जाता था, उस पर ज्यादा, यस, उसको तो इंपॉर्टेंस देते नहीं थे मैक्रो इकोनॉमिक्स को. बट मैंने कहा ना, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो पूरी दुनिया का नजरिया चेंज हो गया. आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, जब वर्ल्ड की मंदी आई 1930 की, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल आउटपुट. यस, आउटपुट राइज था, आउटपुट था बना हुआ हमारे पास, पर खरीदने वाले लोग नहीं थे. क्यों? ओवर प्रोडक्शन हो चुका था, तो इसकी स्टडी हो ही नहीं पा रही थी. हाँ, माइक्रो पे ही कॉन्सेंट्रेट थे इकोनॉमिक्स. दिस लेड, यस, इसकी वजह से क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ. और सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है, यस, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का क्रेडिट सबसे ज्यादा किसको जाता है, J.M. कीन्स को. द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यस, इनकी बुक का नाम है, ये इनकी बुक का नाम है. किसने लिखी थी बुक? बाय J.M. कीन्स. प्रोवाइडेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिप्रेशन. नतीजा क्या हो गया, अब वर्ल्ड में ये समझ में आ गया इकोनॉमिस्ट को कि दोनों की स्टडी से ही क्या होगा, यस, वेलफेयर ऑफ द, यस, पीपल हो पाएगा.